प्यारे विद्यार्थियों, हम कर रहे हैं नेपोलियन बोनापार्ट पर 5वां व्याख्यान। विगत व्याख्यान में हमने नेपोलियन की धार्मिक नीति की थी, जिसके अंतर्गत उसने चर्च के साथ में समझौता किया था और पोप के साथ उसका समझौता संपन्न हुआ, उसे इतिहास में कांका डेट कहा जाता है। धार्मिक नीति के अलावा हमने पोप की शिक्षा नीति भी की थी, जिसमें शिक्षा पर राज्य का पूरा नियंत्रण था। उसी व्याख्यान में हमने विधि संहिता की और नेपोलियन की जो विधि संहिता है वो बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। स्वयं नेपोलियन ने सेंट हेलेना में एक बार कहा था कि मेरा वास्तविक गौरव मेरी 40 युद्धों की विजयों में नहीं है, मेरी विधि संहिता ही ऐसी है जो न कभी मिट सकेगी और चिरस्थायी सिद्ध होगी। तो वो विधि संहिता जिसके लिए इतिहासकार डेविड थॉम्पसन ने लिखा कि नेपोलियन का सबसे बड़ा ध्येय फ्रांस का पुनर्निर्माण था, जिसने यानी कि उस विधि संहिता ने नेपोलियन को 18वीं शताब्दी के प्रबुद्ध शासकों में सबसे महान कहलाने का सबल अधिकार प्रदान किया। निसंदेह विधि संहिता नेपोलियन की एक स्थायी कीर्ति के रूप में देखी जाती है। आज हम बात कर रहे हैं नेपोलियन की विदेश नीति की। कौंसल बनते ही, यानी कि नेपोलियन जब प्रथम कौंसल बना, और प्रथम कौंसल के रूप में ही हमने उसकी पिछली सारी उपलब्धियों का जिक्र किया है। कौंसल बनते ही नेपोलियन को फ्रांस के नए शत्रुओं से युद्ध करना पड़ा। इसमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया और रूस सम्मिलित थे। रूस की अपने मित्रों से अनबन हो गई थी और फिर वह इस संघ से, ये जो यूनियन बना इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया और रूस का, इस संघ से अलग हो गया। इस समय ऑस्ट्रिया की एक सेना राइन नदी के किनारे पर स्थित थी और दूसरी इटली में। यह हुआ था कि जब नेपोलियन मिस्र अभियान पर गया हुआ था, तो उस समय ऑस्ट्रियाई सेना ने फ्रांसीसी सेनापति मेसिना को पराजित करके जिनोवा में शरण लेने पर विवश कर दिया और बाद में उसने जिनोवा की घेराबंदी कर दी। इस समय मेसिना की स्थिति दयनीय हो चुकी थी। नेपोलियन ने एक अत्यधिक जोखिमपूर्ण योजना बनाई। उसने ऑस्ट्रियाई सेनाओं तथा उनके देश के बीच में घुसकर पीछे से आक्रमण करने का निश्चय किया। इसके लिए उसे विशाल सेना सहित बर्फीले पर्वत को लांघना पड़ा, जिसका नाम था विद्यार्थियों आल्पस। और यह कठिन काम जो 1 महीने में भी पूरा नहीं हो सकता था, 1 सप्ताह में पूरा कर लिया गया। सारा संसार इस वीर कार्य से, खासकर यूरोप, आश्चर्यचकित हो गया।
14 जून 1800 ईस्वी के दिन उसने इटली स्थित ऑस्ट्रियाई सेना को पराजित किया। ऑस्ट्रियाई सेना को युद्ध विराम के लिए विवश होना पड़ा तथा मिसियो तक का उत्तरी इटली का संपूर्ण भूभाग नेपोलियन को सौंपना पड़ा। राइन के किनारे स्थित ऑस्ट्रियाई सेना से निपटने के लिए नेपोलियन ने अपने एक वीर सेनानायक जिसका नाम था मोरू, उसको पहले ही भेज दिया था। 6 महीने के बाद जर्मनी में होहेन नामक स्थान पर लड़े गए युद्ध में मोरू ने ऑस्ट्रियन सेना को पराजित कर दिया। फलस्वरूप 9 फरवरी 1801 को ऑस्ट्रिया ने लुनेविले की संधि कर ली। इसकी शर्तें कैंपो फॉर्मियो की संधि के समान थी। अब केवल इंग्लैंड शेष रह गया और उससे निपटना आसान भी नहीं था। दोनों देशों के मध्य लंबे समय तक संघर्ष चलता रहा और संघर्ष काल में इंग्लैंड ने फ्रांसीसी बेड़े को कई बार पराजित किया तथा उसके मित्र राज्यों जैसे स्पेन, हॉलैंड आदि के कुछ उपनिवेशों को भी जीत लिया। अंत में दोनों पक्षों ने थककर मार्च 1802 में आमीन्स की संधि कर ली। संधि के अनुसार इंग्लैंड ने फ्रांसीसी गणतंत्र को मान्यता दे दी। उसने फ्रांस के सब उपनिवेश लौटा दिए। लंका और ट्रिनाड के अलावा स्पेन और हॉलैंड के सभी उपनिवेश भी वापस कर दिए। इंग्लैंड ने माल्टा और मिस्र से अपनी सेनाएं हटा देने का आश्वासन दिया। इस प्रकार गत 10 वर्षों के बाद यूरोप को युद्ध से मुक्ति मिली, परंतु यह शांति स्थायी नहीं थी और 1 वर्ष के बाद ही पुनः संघर्ष प्रारंभ हो गया। असल में नेपोलियन ने ये जो संधि हुई आमीन्स की, इसके तुरंत बाद अगले युद्ध के लिए तैयारियां प्रारंभ कर दी थी। उसने फ्रांस के बंदरगाहों को विकसित किया, नए जहाज बने, उन्हें मॉरिशस और मेडागास्कर की ओर भारत के रास्ते पर भेजा गया। इधर इंग्लैंड भी पूरी तरह से चौकन्ना था। लॉर्ड कॉर्नवालिस तथा नेल्सन ने अगले संघर्ष की पूरी तैयारी कर ली थी। माल्टा के प्रश्न को लेकर दोनों पक्षों में पुनः संघर्ष शुरू हो गया, जो पहले से भी अधिक भयानक सिद्ध हुआ और विद्यार्थियों वाटरलू के युद्ध तक जारी रहा। वाटरलू के बारे में आपको आगे मालूम चलेगा और फिर आपके मस्तिष्क में यह स्थित हो जाएगा वाटरलू। संधि के अनुसार इंग्लैंड को माल्टा द्वीप खाली करना था, जो इनकी संधि हुई 1802 में, परंतु इंग्लैंड ने उसको खाली नहीं किया। 1803 में दोनों देशों के बीच एक जो डिप्लोमेटिक रिलेशन जो था, कूटनीतिज्ञ संबंध, वो समाप्त हो गया। इसके बाद युद्ध शुरू हो गया, परंतु नेपोलियन को इंग्लैंड के विरुद्ध सफलता नहीं मिली। इसके विपरीत फ्रांस तथा स्पेन के जहाजी बेड़े को भारी नुकसान उठाना पड़ा। अब हम बात करते हैं कादूदाल षड्यंत्र की। इस समय फ्रांस में राजतंत्र के समर्थक पुनः एक्टिव हो गए थे। इनमें से
कुछ लोगों ने नेपोलियन को समाप्त करने का षड्यंत्र रचा। मारेंगो के युद्ध के थोड़े दिनों बाद ही नेपोलियन पर अचानक धावा बोल दिया गया। नेपोलियन के बहुत से सैनिक मारे गए, परंतु वह स्वयं बच गया। इसके कुछ समय बाद लंदन में इससे भी अधिक खतरनाक षड्यंत्र रचा गया। इसका जो ध्येय था, लुई 16वें के भाई आतरवा के काउंट नाम है इसका, ए के काउंट भी लिख सकते हैं आप, ए के काउंट को पुनः राजा बनाना था। इस षड्यंत्र के नेता थे जॉर्ज कादूदाल, इसलिए इसका नाम है कादूदाल षड्यंत्र। और उसके सहायक जिनका नाम पिसेग्रू, ये षड्यंत्र कादूदाल और उसके साथियों को, लेकिन ये जो षड्यंत्रकारी हैं कादूदाल उसके साथियों को गिरफ्तार करके गोली से उड़ा दिया और पिसेग्रू को जेल में डाल दिया और वो जेल में ही मर गया। ये जो घटना हुई, यहां से नेपोलियन के मन में सम्राट बनने की इच्छा जागृत हो उठी। उसने पुनः एक ढोंग रचाया। सर्वप्रथम ट्रिब्यूनेट में प्रजातंत्र को समाप्त करने तथा नेपोलियन को सम्राट बनाने का प्रस्ताव रखा गया। नेपोलियन ने पूरी योजना बनाई। इसके बाद सीनेट ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए उसे सम्राट घोषित कर दिया। सीनेट की घोषणा में कहा गया था कि यह परिवर्तन फ्रांसीसी जनता के हितों को ध्यान में रखकर किया गया है। इसके बाद इस प्रस्ताव को, ये जो यहां पर प्रस्ताव था, जनमत के लिए जनता के सामने रखा गया। 35 लाख मतों के बहुमत से जनता ने नेपोलियन को सम्राट बनाना स्वीकार कर लिया। उसका कारण यह था कि फ्रांसीसियों के मन में अभी भी राजतंत्र बस रहा था, परंतु नेपोलियन ने पुरानी परंपरा के अनुसार पोप के हाथों से मुकुट नहीं पहना। विद्यार्थियों ध्यान रहे, पोप के हाथों से राजमुकुट नहीं पहना, अपितु स्वयं अपने हाथों से अपने सिर पर रखा। और मजे की बात है, पोप वहां उपस्थित था, लेकिन जैसा हमने पिछले व्याख्यान में कहा, नेपोलियन धर्म से ऊपर उठा हुआ था। और उसका एक स्टेटमेंट मैंने आपको पिछले व्याख्यान में बताया था। वो कहता था कि मिस्र में मैं मुसलमान हूं, फ्रांस में मैं कैथोलिक हूं। तो वो रखा उसने। उसका कहना था, मुझे फ्रांस का राजमुकुट धरती पर पड़ा मिला है और तलवार की नोक से मैंने उसे उठा लिया। ये उसने कहना था कि मैंने शक्ति के द्वारा प्राप्त किया है। इस प्रकार फ्रांस में एक बार फिर से राजतंत्र कायम हो गया। वह राजतंत्र जिसको उखाड़ फेंकने के लिए एक महान क्रांति हुई थी, वो राजतंत्र पुनः स्थापित हो गया। विद्यार्थियों, अब प्रश्न एक आपके मन में उठेगा कि आखिर फ्रांस की जनता ने जो राजतंत्र से परेशान हो गई थी, जिन्होंने वहां का जो लुई 16वां था, उस लुई 16वें को बंदी बना लिया, समाप्त कर दिया, तो फिर से राजतंत्र क्यों स्थापित, गणराज्य का गला क्यों घोट दिया फ्रांस की जनता ने? तो यहां जो कुछ नजर आता है, वो पहला यह है कि नेपोलियन द्वारा जो वहां पर एक सामाजिक समानता की गई। नेपोलियन जब प्रथम कौंसल के रूप में शासन कर रहा था, तो उसने समाज को एक सामाजिक समानता प्रदान की। उसकी धार्मिक नीति से लोग बड़े संतुष्ट हुए।
यद्यपि वो स्वयं धर्म में विश्वास नहीं रखता, लेकिन वो जानता है कि लोग धर्म भीरू होते हैं, तो वो फिर उस धर्म का एक लबादा भी वो उसको ओढ़ना मंजूर है। और उसका अगला जो कारण है, उसका योग्य शासन प्रबंध, उसकी शानदार विजय, उसका प्रभावशाली व्यक्तित्व, ये जो कई कारण थे, इनके चलते 2 दिसंबर 1804 को नेपोलियन का राज्याभिषेक धूमधाम के साथ संपन्न हुआ और इसके बाद उसका शासनकाल जो है एक सम्राट के रूप में प्रारंभ होता है। नेपोलियन ने सम्राट के रूप में पूरे 10 वर्ष तक शासन किया। इन 10 वर्षों में उसे निरंतर युद्ध लड़ने पड़े, जिनमें से अधिकांश युद्धों में उसे विस्मयजनक सफलताएं मिली। यद्यपि अंतिम युद्ध की पराजय ने उसकी सभी सफलताओं पर पानी फेर दिया, फिर भी इन 10 वर्षों की अवधि में संपूर्ण यूरोप का घटना चक्र उसके इशारे पर घूमता रहा और वह यूरोप की राजनीति का केंद्र बिंदु बना रहा। उस समय उससे ताकतवर और कोई व्यक्ति नहीं था। पूरे यूरोप में, पूरी दुनिया में उसकी गिनती विश्व के 3 महान विजेताओं सिकंदर, सीजर और शार्लमेन के साथ की जाने लगी। अब विद्यार्थियों, इसमें नाम यदि समुद्रगुप्त का भी आ जाता तो अच्छा रहता। तो मैं तो ये कहता हूं कि 4 महान विजेताओं के साथ में सिकंदर, सीजर, शार्लमेन और समुद्रगुप्त, क्योंकि समुद्रगुप्त एक दृष्टि से नेपोलियन से भी आगे है। नेपोलियन को तो अपने अंतिम युद्ध में पराजय का सामना करना पड़ा था, लेकिन समुद्रगुप्त अपराजय रहा। तो वो जो 10 साल थे 1814 से 1818, वो नेपोलियन के इर्द गिर्द पूरी यूरोप और दुनिया की राजनीति घूमती रही। अब सम्राट बन जाने के उपरांत नेपोलियन ने यूरोप की प्रभुता प्राप्त करने का प्रयास प्रारंभ किया। फ्रांस की राज्य क्रांति ने यूरोप के सभी देशों को चिंतित कर रखा था और फ्रांस के विरुद्ध गुट बनाकर संघर्ष भी प्रारंभ उन्होंने किया। परंतु नेपोलियन ने इंग्लैंड के अलावा अन्य देशों को समय समय पर पराजित करके शत्रुओं के गुट को समाप्त कर डाला और अंत में तो इंग्लैंड और फ्रांस में भी 1802 की बात हमने की थी, अमीन्स की संधि हो गई थी। जब इंग्लैंड ने अमीन्स की संधि के अनुसार माल्टा द्वीप खाली करने से इनकार कर दिया, तो नेपोलियन ने इंग्लैंड के विरुद्ध पुनः युद्ध छेड़ दिया। इंग्लैंड ने फ्रांस के विरुद्ध तीसरी बार गुट बनाया। इस तीसरे गुट में इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, रूस और स्वीडन सम्मिलित थे। नेपोलियन ने जर्मनी में इंग्लैंड के छोटे से राज्य हनोवर पर आक्रमण कर उसे जीत लिया। 1805 में इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य ट्राफलर का युद्ध लड़ा गया। ये विद्यार्थियों, यहाँ पर ट्राफलर की संधि लिखा है, ये संधि गलत लिखा गया। आप इसे ट्राफलर का युद्ध पढ़ें 1805 में, जिसमें अंग्रेज जल सेना नायक नेल्सन ने फ्रांस और स्पेन के संयुक्त जहाजी बेड़े को नष्ट कर दिया। इस भयंकर युद्ध में नेल्सन भी मारा गया।
नेपोलियन ने इस पराजय का बदला स्थल युद्धों में लिया। ये जल युद्ध था, इसने स्थल युद्धों में लिया। नेपोलियन ने अपनी विशाल सेना को दो भागों में विभाजित किया। एक सेना को सीधे ऑस्ट्रिया पर आक्रमण करने भेजा। ऑस्ट्रिया का सेनानायक मॉक 80,000 सैनिकों के साथ उल्म नामक स्थान पर डटा हुआ था। नेपोलियन की दूसरी सेना ने 500 मील का लंबा चक्कर लगाकर ऑस्ट्रिया की सेना को पीछे से दबोच लिया। उल्म के इस युद्ध में अधिक रक्तपात नहीं हुआ। ऑस्ट्रिया के 60,000 सैनिक और 30 सेनापति बंदी बना लिए, 120 तोपों पर अधिकार कर लिया। इस सफलता ने फ्रांसीसी सेना के लिए ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना का मार्ग खोल दिया। 3 सप्ताह के बाद नेपोलियन ने एक विजेता के रूप में वियना में प्रवेश किया। ऑस्ट्रियन सम्राट पहले ही वहां से भाग चुका था रूसी सेना से संपर्क करने के लिए। 2 दिसंबर 1805 को ऑस्टरलिच का युद्ध लड़ा गया।